नमस्कार, स्वागत है आपका। और अयोध्या में भगवान श्री राम बाल स्वरूप में विराजमान हैं और दुनिया भर में न सिर्फ इनके बाल स्वरूप की प्रतिमा के चर्चे हो रहे हैं, बल्कि उनके पहने हुए गहने भी अपनी खूबसूरती के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज हमारी खास पेशकश में इसी से जुड़े दो बेहद खास मेहमान हैं। पहले हैं HSJ ज्वेलरी के MD अंकुर आनंद, जिनकी कंपनी ने भगवान राम के पहने हुए गहने बनाए हैं, और दूसरे हैं IGI के डायरेक्टर हितेंद्र मिस्त्री, जिनकी कंपनी ने इन गहनों को सर्टिफिकेशन किया है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। हितेंद्र, आपसे पहले जानना चाहेंगे, क्लियरली बहुत जल्दी ये काम हुआ, और जिस तरह से मैं पहले शो से पहले अंकुर से बात कर रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि 1 महीने से कम का समय था, शायद 20-22 दिन ही थे उनके पास ये ज्वेलरी बनाने के लिए। उनसे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से सर्टिफिकेशन प्रोसेस हुआ, कितने पीसेस का हुआ, और क्या कुछ यहाँ पर IGI की तरफ से हुआ। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि अंकुर जी ने हमें कहा कि आपको रामलला की ज्वेलरी को सर्टिफाई करना है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहद बड़ी बात थी और काफ़ी खुशी की बात थी। अगर हम गहनों की बात करें तो टोटल 14 गहने थे श्री रामलला के, जो हमें सर्टिफाई करने थे, और इसी संदर्भ में हमें उनके वहाँ जाना पड़ा था। और ये हमें करीबन हमें 2 से 3 दिन का वक्त लगा था ये सर्टिफाई करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़े पीसेस थे, थोड़े बहुत छोटे भी पीसेस थे, सब मिला के जो ओवरऑल डिज़ाइन और जो पीसेस थे वो काफ़ी बेहतर और अच्छी क्वालिटी के थे। Well, absolutely. अंकुर भी हमारे साथ हैं। अंकुर, नमस्कार एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज सारी कॉन्वर्सेशंस आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। सभी लोग इन ज्वेलरीज को देख रहे हैं, क्लोजअप में देख रहे हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पर जिस तरह से इसे बनाया गया है, जैसे हम हितेंद्र कह रहे थे कि काफ़ी जेन्युइन पीसेज हैं, काफ़ी सारे 100,000 पीसेज यहाँ पर डायमंड, रूबीज, एमरल्ड्स की तरह से यहाँ यूज़ किए गए हैं। मुकुट से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पिक्चर्स अब तक हमने यहाँ पर देखी हैं वो उसी की हैं। मनीषा जी, मुकुट जो है वो सबसे भव्य भगवान श्री राम का गहना है। जब हम लोग वहाँ गए थे तो ट्रस्ट में ही श्री चंपत राय जी ने और श्री यतीन्द्र मिश्रा जी ने हमें कुछ डायरेक्शन दिए थे, कुछ वो दिए थे। उन्होंने कहा था कि भगवान जो हैं वो 5.5 वर्ष के हैं, पर उन्हें उतना ही भव्य लगना चाहिए क्योंकि वो राजसी परिवार से हैं। तो वो सब चीजें लेके जैसे जैसे हमें गाइड किया। सबसे मेन चीज देखिए, बीच में, मुकुट के बीच में सूर्य भगवान है, जो भगवान के सूर्यवंशी होने का प्रतीक चिन्ह है। उसके साथ ही हमने साथ में मयूर इस्तेमाल किए हैं, जो अगेन जो रॉयल्टी का प्रतीक है। उसके ऊपर एक बड़ा सा पन्ना है। पन्ना वो लोग पहनते हैं जो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं। और साथ में माणिक हमने लगाए हैं, जो सूर्य भगवान के ही रत्न हैं। तो आप देखेंगे ये सब 3 पंखी जो है वो हमारा श्री रामलला जी का जो वंशज है, जो उनकी लिनियज है, वो डिफाइन करता है। अंकुर, क्या ये सभी हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है? सब ज्वेलरी, आप जितना भी जेवर देख रहे हैं भगवान का, ये सब हैंडक्राफ्टेड है। उनका सब एक करीब 132 कारीगर लगे थे भगवान के पूरे गहने तैयार करने में। और ये सब हैंडमेड है, सब, इसमें कुछ भी कास्टिंग नहीं है, कुछ भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड जैसे आपने कहा अंकुर की 13 से 14 पीसेज यहाँ पर हैं। हितेंद्र हमें बता रहे थे कि 14 पीसेज उन्होंने यहाँ पर सर्टिफाई करे हैं। क्या क्या है ये पीसेज, और क्या हर चीज के लिए आपको एक डायरेक्टिव दिया गया था कि वो कैसा दिखना चाहिए, किस साइज का है, कैसा लगना चाहिए? जी, डायरेक्टिव हमें दिया गया था। हम लोग 2 तारीख को अयोध्या गए थे, और वहाँ श्री रामलला जी की जो मूर्ति है उसका हम लोगों ने नाप लिया था। और सबसे अच्छी बात है कि श्री चंपत राय जी और श्री यतीन्द्र मिश्रा जी हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे। उन्होंने हर विधि विधान के तरीके से हमें गाइड किया कि कैसे 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 क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कई डिजाइन जो है हम लोगों ने मेहनत करी, उन्होंने फाइनलाइज किया, और फिर वो हमने बनाए। ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक तिलक है जो हम देख सकते हैं, मुकुट है,
पंखा है, छोटा हार है, पंचलड़ा है, विजय हार है, कमरधन, बुजबंद, कंगन, नूपुर, पायल, मुद्रिका, काफी सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ पर बनाई हैं। जी एक नॉर्मल सेंस हम जानते हैं। अंकुर, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, आपने कहा ठीक है हम प्राइसेस की इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि कितने का ये बनता है, लेकिन क्या केजीज है, क्या कुछ इसमें यूज हुआ है? क्योंकि मैं हितेंद्र की रिपोर्ट देख रही थी और उसमें ये था कि कुछ 17-18 हजार इसमें डायमंड्स यूज हुए हैं और बाकी और काफी सारे प्रेशर स्टोन्स भी हैं। जी मनीषा जी, श्री राम लला के सारे जेवर में करीब 15 किलो हम लोगों ने गोल्ड इस्तेमाल किया है, सोना इस्तेमाल किया है। उसमें उनके सब जेवर में करीब 18,500 हीरे लगे हैं, नेचुरल डायमंड्स वो भी, और सबसे उत्तम क्वालिटी के लगे हैं, जो आईजीआई भी आपको बताएगा, जो आईजीआई भी आपको डिटेल देगा। और उसके अलावा उसमें करीब 3 से 3,500 माणिक लगे और करीब 650 पन्ने लगे हुए हैं। ओके हितेंद्र, ये सवाल आपसे है। 18,500 नेचुरल डायमंड्स, 615 एमरल्ड्स, 3,000 रूबीज, अनकट डायमंड्स 440, ये सब आपकी रिपोर्ट में यहाँ पर है। तो काफी कुछ था और जैसे आपने कहा कि 2-3 दिन में ये सारा काम हुआ था, तो कितने लोग कर रहे थे और कितना समय लगा? जैसे कि हमने कहा कि इसको हमें पूरा परखने के लिए 3 दिन का टाइम लगा था। ओके। और मेरे साथ मेरे अराउंड 4 से 5 लोग थे, जो हम लोग ने पूरी टीम बन के ये कार्य को अंजाम दिया। और इसके साथ जो डायमंड जैसे कह रहे, देवर अराउंड 18,000 डायमंड्स थे, तो काफी कुछ बारीकी से हमें देखना था एंड चेक करना था कि ये सब क्वालिटी परफेक्ट है। नो डाउट ये ओवरऑल बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकले के डायमंड्स थे। अंकुर, आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय था, कितना समय आपको लगा ये सारा कुछ कलेक्ट करने में, असेंबल करने में? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक स्पेसिफिक हम लोग ये सब चाह रहे थे कि प्रभु श्री राम के लिए जो भी हीरे इस्तेमाल हो, जो भी पन्ना इस्तेमाल हो, जो भी माणिक इस्तेमाल हो, वो अच्छे से अच्छे हो। इसको इकट्ठा करने में हमें थोड़ा वक्त लग रहा था। यही घबराहट हो रही थी कि बीच में कि हम समय पे सब भगवान के आभूषण बना पाएंगे या नहीं। पर जैसे कहावत है, श्री राम जी जिम्मेदारी देते हैं और वही बेड़ा पार करवाते हैं। हमें यह महसूस होने लगा आखिरी दिनों में कि हाँ, वही करवा रहे हैं। तो हमें थोड़ा वक्त लगा, बट कारीगरों की मेहनत और आप कह लीजिए क्योंकि प्रभु श्री राम का काम था, तो कारीगरों में जो जज्बा था वो अलग ही लेवल का था। वो सुबह से आके अगले दिन सुबह जाते थे, पर काम पूरी मेहनत से करते थे। अंकुर, जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, ये भी काफ़ी सुंदर है। तो ये भी इन हाउस प्रोड्यूस किए हुए हैं या फिर आपने कहीं बाहर इनको सोर्सिंग किया? नहीं, सब डिजाइन, उसके सब स्केचेस बनाए गए। सबसे पहले हाथ से उसके सब ड्राइंग्स बनाई गई, फिर उसको हमने हाथ से ही कलर किया, फिर उन सब के अप्रूवल लिए, फिर जाके ये जितने भी आभूषण है प्रभु के, ये बने हैं। अंकुर, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं कि कैसे और भी कई लोग यहाँ पर भेंट कर रहे हैं श्री राम लला के लिए उनकी ज्वेलरी। तो ये जो ज्वेलरी आपने बनाई है यहाँ पर ये रहेगी, इसे चेंज किया जाएगा? इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं क्या आपके पास? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं है। जहां तक मैं अभी भी टेलीविजन में देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, भगवान श्री राम यही गहने पहने हुए हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है वो सब ट्रस्ट का डिसीजन है, वो अभी मेरी कोई नॉलेज में नहीं है। अंकुर, साथ ही आई एम श्योर जिस तरह के गहने हैं और हम उनके विजुअल्स यहाँ पर लगातार बार-बार देख रहे हैं, क्या आपको रेप्लिकास बनाने की छूट है? क्या इससे मिलता जुलता अगर कोई आपके पास ऑर्डर आता है तो वो आप करेंगे क्या? मैं जो भगवान की चीज है वो मैं कहीं और रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, हर कोई ये चाहेगा कि उनके भगवान के लिए कुछ अलग ही क्रिएट करें, कुछ अलग ही बनाए। तो हाँ, रेप्लिका तो मैंने नहीं बनाया। हाँ, मेरे पास ड्राइंग वगैरह सब हैं, क्योंकि वो सब ट्रस्ट ने मुझे दी हुई हैं। तो आई डोंट थिंक सो, आई विल नॉट, मैं रेप्लिका नहीं बनाऊंगा। ऑलराइट अंकुर, अच्छा 13-14 चीजें हैं यहाँ पर जो बनाई गई हैं, ये भी क्या वहीं से डायरेक्टिव था ट्रस्ट की तरफ से? जी, वहीं से था कि भगवान के ये गहने बनेंगे, उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने उस पर कार्य किया।
अंकुर, आई एम श्योर काफ़ी लोग ये काम करना चाहते होंगे, तो ये भी जानना चाहेंगे थोड़ी सी बैक स्टोरी कि आप इस पोजीशन में लैंड इन कैसे किए? ये सब आई थिंक प्रभु श्री राम की कृपा है, बिकॉज मेरा ना कोई जान पहचान थी, मेरा ना कोई कनेक्ट था। देश में लाखों ज्वेलर है, और हो सकता है प्रभु श्री राम ने किसी वजह से मुझे सिलेक्ट किया और मेरे परिवार को सिलेक्ट किया। ये मैं जिंदगी भर प्रभु श्री राम का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमने कभी अप्रोच नहीं किया ट्रस्ट को। ट्रस्ट की तरफ से ही मेरे पास 1 तारीख की रात को फोन आया था कि प्रभु श्री राम के जेवर जो है वो गहने सब हमें बनाने हैं। अंकुर, जब मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी, एक स्टोरी है जो आप हमें तिलक के बारे में बता रहे थे, अपने दर्शकों के साथ भी वो शेयर करना चाहेंगे? जी, तिलक जो है वो भगवान के जो मस्तिष्क पे लगा हुआ है, उसमें हर रामनवमी को ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक से होती हुई मुकुट तक जाएंगी, और ये अगले 100 वर्षों तक के लिए ये इस चीज की वो रखी गई है। ये भी क्या ट्रस्ट की तरफ से डायरेक्टिव था, और ये तिलक किस चीज से बना हुआ है? तिलक के सेंटर में आप देखेंगे एक 3 कैरेट का सिंगल हीरा लगा हुआ है, उसके अराउंड नेचुरल डायमंड्स लगे हुए हैं, और उस जो बीच में आप देख रहे हैं वो बर्मीज रूबी लगी हुई है। वो बर्मा की रूबी लगी हुई है, वो सबसे उत्तम क्वालिटी का माणिक होता है। ऑलराइट अंकुर, कैसा महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह का ये काम मिला, ऑफ कोर्स जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और आपकी कारीगरी तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड क्रॉस में देखने को मिला। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कार्य करने का हमें मौका मिला। मेरे परिवार अभी भी अचंभित हैं। ऑलराइट, बहुत इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान का रहा है। एब्सोल्युटली। एंड हितेंद्र, आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने बनाया और आपने एक एक चीज को यहाँ पर इसको सर्टिफाई किया, और जैसे आपने कहा कि दिन रात यहाँ पर 3 दिनों में सारा का सारा काम किया गया। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें रामलाला की ज्वेलरी को देखने मिला, परखने मिला, फील करने मिला, और जैसे कि उन्होंने कहा हर एक पीस इटसेल्फ अद्भुत था। अगर हम मुकुट की बात करें तो इतना इतना ब्यूटीफुल मुकुट बनाया था उन्होंने, उसके अंदर जो हीरे, पन्ने, मानिक जो सब कुछ लगे हुए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। अगर हम तिलक की बात करें, जैसे उन्होंने कहा 3 कैरेट का एक सेंटर स्टोन है, उसके साथ बर्मीज रूबी लगे हुए हैं। अगर हम बड़े पंच लड़ा नेकलेस की बात करें, उसके अंदर काफी अच्छे क्वालिटी के पन्ने यूज किए गए हैं, साथ में अंडर डायमंड्स का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो ओवरऑल जो डायमंड की क्वालिटीज, उसके साथ कलर्ड स्टोन का कॉम्बिनेशन और उसकी जो क्वालिटीज है, सब कुछ बहुत ही अद्भुत और बेहद बेहतर क्वालिटी के थे। सो हमारे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई एम श्योर हितेंद्र। ऑफ कोर्स देखने में तो सुंदर है ही, और जैसे आप लोग हमें बता रहे हैं कि जो क्वालिटी है, जो यूजेज यहाँ पर है, वो भी ऑन द टॉप क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया अंकुर, हितेंद्र आपका, और बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, और फिर से आपसे बात होगी। ऑफ कोर्स ज्वेलरी सेक्टर यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले साल इस सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतरीन रह सकते हैं, तो उन बातों पर भी आपसे होगी चर्चा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने साथ कॉलिन शाह को। उनसे जानेंगे कि 1 फरवरी का दिन कितना इंपॉर्टेंट या अहम रह सकता है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिहाज से, और क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है अंतरिम बजट में। फरवरी को संसद में वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे। ऐसे में बुलियन इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री की बजट से उम्मीदें हैं, क्या है इंडस्ट्री की मांग, इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह। कॉलिन, नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी सेक्टर्स को लगता है कि हाँ बहुत कुछ तो नहीं आएगा, लेकिन एक कैटलिस्ट के तौर पर जो चीज़ें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हैं, पहले से प्रपोज्ड हैं, वो शायद हम यहाँ पर क्लियर होता हुआ देखें। इसको 3 हिस्सों में अगर हम बांटें और पहले डायमंड से ही शुरुआत करें, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि पिछले साल ऑफकोर्स हमने ड्यूटीज़ में तो यहाँ पर बढ़त लगातार देखी, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए एक बहुत बड़ा पुश यहाँ पर देखने को मिला था। आपको लगता है वो यहाँ पर रिविजिट हो सकता है, कुछ एक्सटेंशन हम देख सकते हैं बनता हुआ? थैंक्स मनीषा। एक जो एक्सपेक्टेशन ट्रेड का रहा है बहुत सालों से, आई वुड से 3-4-5 साल से, और से 4-5 साल पहले अपना जो डेफिसिट था सीएडी का, वो ज्यादा था। अभी आज एक फिस्कल स्पेस है मंत्री के पास, आई वुड से कुछ करने के लिए हमारी इंडस्ट्री के लिए। डायमंड की ड्यूटी हम लोग मांग रहे हैं कि 5 से 2.5% हो जाए, एक वो मांग रहे हैं। और इससे एक क्या फर्क पड़ेगा कि जो आज ट्रेडिंग एंटवर्प में और दुबई में हो रहा है,
वो पूरा बिजनेस इंडिया आ सकता है, जो इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा, अपने देश के लिए यहाँ जॉब्स की और वायबिलिटी हो जाएगी। और दूसरा है जो एक्सपोर्ट डाउन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को एक धक्का लगा है सूरत में, स्पेशली जॉब फ्रंट पे, वो वापस एक रिसर्जेंस हो सकता है ये साल, क्योंकि उम्मीद वो भी है कि ये साल बिजनेस विल बी बेटर देन लास्ट ईयर। सो ये क्या हमको कि पॉलिश डायमंड का ड्यूटी अगर 5 से 2.5% हो सके तो उससे एक बहुत फर्क पड़ेगा कि मुंबई पूरा बिजनेस आज एंटॉप और दुबई से शिफ्ट हो सकता है। दूसरा एक हमारा मांग रहा है कि जो स्पेशल नोटिफाइड जोन्स रफ के लिए बनाए गए हैं आज मुंबई और सूरत दोनों जगह पे, और वो बनाए इसलिए गए थे कि आज जो एमएसएमई है वो रफ डायरेक्टली आज हिंदुस्तान में ही खरीद सके। माइनर्स है फॉर एग्जांपल, आज जितने भी माइनर्स अफ्रीका में है और दुनिया में जहां भी है, वो डायरेक्टली अपने देश में आके रफ एमएसएमई को बेच सके। अभी आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हमारे जो एमएसएमई है उनको जाना पड़ता है वापस दुबई और एंटवर्प ऑक्शंस में हिस्सा लेने के लिए, और वहां से रफ खरीदते हैं, और रफ पे ऐसे भी ड्यूटी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट को क्या मीन्स बहुत साल से बोल रहे हैं कि अगर सेफ हार्बर रेट आ जाए रफ पे, तो उससे एक बहुत फर्क पड़ेगा, और एमएसएमईज को मीन्स ये स्पेशली ऐसे समय में जहाँ एक्सपोर्ट्स स्ट्रगल कर रहा है, उनको दुनिया भर घूमना नहीं पड़ेगा अपनी रफ लाने के लिए। एब्सोल्युटली, हम लोग डायमंड के लिए क्लियरली। तो जो ड्यूटी है वो 2.5% कर दी जाए, और स्पेशल नोटिफाइड जोन्स में यहाँ पर रफ डायमंड की जो ट्रेड है, खरीद फोक्त है, वो यहाँ पर शुरुआत कर दी जाए। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर भी आपको लगता है कुछ फिर से सुनने को मिलेगा, या फिर जो कुछ करना था वो हम पिछले बजट में होता हुआ मोटा मोटी देख चुके हैं? मोटा मोटी देख चुके हैं लैब ग्रोन डायमंड्स पे। अभी लैब ग्रोन डायमंड्स को बहुत एक पुश की जरूरत है दुनिया भर में, और वो शायद हुआ भी है लास्ट ईयर। मगर अगर मेड इन इंडिया का एक क्लासिक एग्जांपल है तो लैब ग्रोन डायमंड्स है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अगर ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए थोड़ा बजट दे सके, R&D के लिए तो दिया ही है, और वो IIT चेन्नई में हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इसका टेक में और सुधार ला सके। बट अगर इनकी मार्केटिंग ग्लोबली कर सके तो इसका एक बहुत इम्पैक्ट आ सकता है अपने एक्सपोर्ट। साथ ही जहाँ तक ज्वेलरी की बात आती है और गोल्ड की तरफ अगर यहाँ पर ध्यान दें, तो ड्यूटीज़ को लेकर यहाँ पर भी काफ़ी चिंताएं हैं। आपको लगता है यहाँ पर एट ऑल इससे देखा जाएगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जो कैट की चिंताएं हैं, जैसे आपने कहा, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कुछ मूव आप यहाँ पर आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे? हम लोग जो बहुत साल से मांग रहे हैं, और वो इसलिए मांग रहे हैं कि ना बल्कि जो इंडिया में बिजनेस हो रहा है, अपने देश में वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, एक वो बात है। बट दूसरा एक जो बहुत अहम बात है कि इसके कारण स्मगलिंग बहुत हो रही है। जो हाई ड्यूटी और ये जो 15% का फर्क है, उसके कारण हर रोज अपने एयरपोर्ट पे जहां भी जाओ हिंदुस्तान में, तो कुछ ना कुछ सोना हर रोज पकड़ा जाता है। इससे क्या 2 इम्पैक्ट आते हैं। एक है कि जो ऑर्गेनाइज ट्रेड है वो आज उसको डिफिकल्ट पड़ती है, क्योंकि आज कोई है जो उससे सोना सस्ता बेच पाता है, राइट, अपने देश में। और दूसरा है कि अपने एक्सपोर्ट्स भी नॉन वायबल हो जाते हैं, बिकॉज इतना ड्यूटी भर के कोई एक्सपोर्टर बहुत मुश्किल है कि वो दुनिया में कॉम्पीट कर सके। तो ये दोनों कारण के लिए हम लोग उम्मीद हर साल रखते हैं, और आपके प्रोग्राम पे बहुत साल से मैं बोल चुका हूँ कि अगर ड्यूटी 15 से वापस 10-11% पे अगर आ जाए तो अपने देश के लिए अच्छा है। और ये साल आई थिंक स्कोप भी है, 2 वोट ऑन अकाउंट बजट है, सो बहुत सारी शायद चीजें हमारी इंडस्ट्री के लिए ना आए, बट उम्मीद वैसे ही रखते हैं कि एक वापस वो एक अगर कर सके तो हमारे इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनाइज होने की जो दिशा में अपना ट्रेड जा रहा है लास्ट 4-5 साल से, वो बरकरार रहे। साथ ही कोलिन, अगर हम यहाँ पर पिछले कुछ समय से ये भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे जो ड्यूटी ड्रॉबैक की है या फिर रिप्लेनिशमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, आपको लगता है वहाँ पर कुछ देखने को मिल सकेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक और रिप्लेनिशमेंट स्कीम्स में जो एक मांग है, और वो शायद बजट की मांग नहीं है, वो ऑनगोइंग भी हो सकता है। जैसे आज GST का रोबस्ट पोर्टल हो गया है, और आज छोटे से छोटा MSME भी जो है वो ऑनलाइन अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है। वैसे अगर ड्यूटी ड्रॉबैक और रिप्लेनिशमेंट में भी पूरा ऑनलाइन हो गया कि आपने एक्सपोर्ट किया, आपके पेमेंट आ गए, और आपको जो ड्यूटी आपने भरा वो वापस रिफंड आ जाए, तो इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और दूसरा है कि पूरा पेपरलेस और इजी हो जाएगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है। सो हम वही मांग रहे बहुत साल से कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक का भी मैकेनिज्म है, अगर वो GST की तरह हो जाए तो
ट्रेड को बहुत सुविधा हो सकती है, बट मैं वापस बोल रहा हूँ वो शायद एक बजट आइटम नहीं है, जी। फुट नोट, बट ऐसा नहीं। एब्सोल्युटली। एक और फाइनल चीज़ कॉलिन, और ऑफ कोर्स आप इंडस्ट्री के साथ ही कॉन्वर्सेशंस में जो मुझे समझ में आता है, एक तो स्किल डेवलपमेंट है जहाँ पर लेकर काफ़ी सारी मांगे रही हैं, दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पर मशीनरी इंपोर्ट्स को लेकर भी कुछ लोगों ने चिंताएं जताई हैं। क्या वो आपको वैलिड इनफ लगते हैं ऑन अ लिस्ट यहाँ पर? सी मशीनरी इंपोर्ट पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आज भी ड्यूटी फ्री ईसीटीसी लाइसेंस तो अवेलेबल है, 5 टाइम्स एफओबी वैल्यू करो, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं लग रही है। ओके। मगर एक चीज जो इंडस्ट्री को मींस बहुत टाइम से चाहिए, और अगर आप देखोगे अपनी जो एक्सपोर्ट बास्केट भी है, सो लास्ट ईयर के अगर आप एक्सपोर्ट नंबर देखोगे तो सारी चीज आज 10-15-20% रॉ मटेरियल साइड पे डाउन, मगर हमारा जो ज्वेलरी का सेक्टर है और स्पेशली जो एसी साइड में है जो ज्वेलरी वाले, उनका थोड़ा मामूली सा ग्रोथ था या फ्लैट था, बट कोई डाउन नहीं था। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर डेफिनेटली वैल्यू एडिशन भी ज्वेलरी में ही है, और अगर ये सेक्टर को अपने को एसी साइड में एक थ्राइव कराना है, सो बहुत साल से हम लोग जो देश बिल के लिए बहुत मेहनत कर चुके, बहुत सारी कमेटियां बैठ चुकी, और वो कोई भी कारण सर देश बिल आज नहीं हो रहा है। जी। अगर एसईजेड एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हो सके, स्पेशली जहाँ पे आज जैसे हमारा बिजनेस 12 महीने का बिजनेस है नहीं, एक्सपोर्ट का जो इंडस्ट्री है वो सीजनल है, अराउंड वैलेंटाइन डे, मदर्स डे एंड क्रिसमस। अब इसमें 3-4 महीने ऐसे रहते हैं जहाँ हमको मीन्स कारीगर को बिजी रखना भी मुश्किल है। तो आयरॉनिकली वही 3-4 महीने हैं जब लोकल मार्केट अच्छा रहता है, स्पेशली अक्षय तृतीया का टाइम, और वो जो समय है समर का जब यूएस और यूरोप में धंधा बहुत बंद मुश्किल होता है। अगर एसईजेड एक्ट में हम लोग जो रिवर्स जॉब वर्क की एक मांग कर रहे हैं जहाँ पे हम लोकल वाले को सर्विस दे सके, जी। उससे अपना 12 महीने फैक्ट्री भी बिजी रख सकेंगे, वायबिलिटी हो जाएगी यूनिट की, और इससे डीटीए को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज ऐसे भी वो कारीगर है एक्सपोर्ट में। सो वी आर रियली होपफुल कि एसईजेड एक्ट में अगर 1-2 छोटे अमेंडमेंट आ जाए जो हम बहुत साल से मांग रहे हैं, और इससे रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक्चुअली देश को कुछ मींस फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रहेगा तो वो एक चीज़ यहाँ पर काम करवाएगी। एब्सोल्युटली। एक अच्छी खासी एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट है वहाँ पर, और आशा है कि वित्त मंत्री इस पर नज़र डालेंगे, और कुछ एक चीज़ें अगर यहाँ पर क्लियर हो जाएं तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कॉलिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकुलेट करने के लिए, एंड ऑफकोर्स आपसे बजट के बाद भी बात होगी अगर यहाँ पर कुछ निकल के आता है या उसका कैसा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।